नमस्कार साथियों, बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बिहार का हम लोग स्टडी करेंगे। यह टॉपिक जितना भी एग्जाम्स है बीपीएससी का सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस टॉपिक को हम लोग बिहार के बजट, नेशनल बजट और 7 निश्चय पार्ट 3 के साथ अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो विश्वास कीजिए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको बिहार में होने वाले जितने भी एग्जाम से आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि सारे चीजों को कंसेप्ट से समझें, क्योंकि अगर सिर्फ आप रोड लर्निंग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाएगा तो आप उसका या तो जवाब नहीं दे पाइएगा या रॉन्ग जो उसका आंसर है मार्क कीजिएगा। तो इस चैनल पे बिहार का बजट, नेशनल बजट और 7 निश्चय पार्ट 3 का डिटेल में वीडियो बना हुआ, उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे। इस वीडियो के लिंक पे उसका भी लिंक रहेगा, आप उसको जरूर देखिए। और आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग जो है यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आखिरकार हम लोगों को देता क्या, इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिलता है। देखिए, कोई भी जो सरकार बजट में नीति लेके आती है, पॉलिसी लेके आती है, इतने सारे पैसे का एलोकेशन होता है वहां पे, तो उसके क्या आउटकम हुए, उस साल में जो भी राशि स्पेंड हुई वो कहां पर खर्च हुए, उसका क्या आउटकम निकला। तो उससे संबंधी जो आपको डेटा रहेगा उस डेटा के आधार पर जो है असेसमेंट होता है। और वहीं पर आपको यह भी पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है स्टेट का कैसा है, जो फिजिकल पोजीशन है कैसा है, और ओवरऑल जो विकास का जो कह सकते हैं जो ग्रोथ रेट है क्या है, यानी विकास का जो ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, वो कैसा चल रहा है। साथ ही इसमें अन्य जो पैरामीटर्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उसके बाद गवर्नेंस से रिलेटेड हो या फिर आपका फिजिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सभी चीज का डिटेल से यहाँ पर जो है आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, काउज दिया हुआ रहेंगे। सर्टेन केसेस में आपको सजेस्टिव एक्शंस भी दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का डॉक्स होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीटी और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में हम लोग इनके तथ्यों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आखिरकार किनके द्वारा पेश किया जाता और कहां पेश किया जाता। तो देखिए, जो बिहार असेंबली है वहां पर जो है उसको पेश किया जाता, जो भी फिनांस मिनिस्टर होते हैं वह उसे पेश करते हैं। तो वर्तमान में जो फिनांस मिनिस्टर है विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्हीं के द्वारा जो है 2 फरवरी 2026 को जो है विधानसभा में पेश किया गया था। यह बिहार का जो है 20वां आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे था। ठीक, ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको एग्जाम्स में जो है 1 लाइनर में कभी कभी पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है सर्टेन जो पैरामीटर्स है उसको हम लोग देखते हैं, साथ ही समझने की कोशिश भी करते हैं कि आखिरकार क्या है। देखिए, बिहार का अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखिएगा तो 14.9% है। अगर नेशनल एवरेज की बात कीजिएगा तो 12% है। तो आपको यह लगेगा कि जब बिहार का ग्रोथ तो ज्यादा है, इसका मतलब बिहार जो है अधिक अमीर हो रहा है दूसरे राज्यों की तुलनात्मक में। तो क्या यह बात जिस तरीके से यहां दिख रहा है क्या वही बात है? तो यहां पर एक जो कैच है उसको समझना है, क्योंकि यह डेटा जो है हमारा परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जो बेस है वो बेस आप कह सकते हैं लो बेस के कारण परसेंटेज में उसका रिफ्लेक्शन जो है आपका अधिक होता है। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये का अगर 1% ग्रोथ करना है तो मात्र 1 रुपये का ग्रोथ करना होगा। वहीं अगर 1 लाख का करना होगा तो आपको पता है कि आपको 1000 का करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो बिहार का क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए जो बेस यूज होगा वह लो है दूसरे राज्यों की तुलनात्मक, नेशनल एवरेज की तुलनात्मक तो बहुत कम है। तो इसलिए आपको परसेंटेज में जो आपको ग्रोथ रेट दिखता है उस हिसाब से आपको रियल अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा, वैल्यू में कंपैरिजन कीजिएगा तो उतना नहीं दिखेगा, लेकिन परसेंटेज में वह रिफ्लेक्शन आपको हाई मिलेगा। तो यह चीज भी आपको कंसेप्चुअली समझना है। दूसरा है जीएसडीपी। जिस प्रकार से एक देश का जीडीपी होता है, एक कंट्री का जीडीपी होता है, उसी प्रकार से एक राज्य का जीएसडीपी होता है। जिस प्रकार जीडीपी का मीनिंग होता है कि उस देश में जितने भी गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं
सर्टन पीरियड्स में, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में। उसी प्रकार से बिहार के केस में अगर आप देखिएगा तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर्स में जितने भी गुड्स या फिर जो सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए उसका सम आपको देखने को मिलेगा। तो ये अमाउंट है आपका 9,91,997 करोड़। यह वैल्यू जो दिया गया है करंट प्राइसेस पर, यानी जो भी कैलकुलेशन इसमें किए गए हैं वह वर्तमान में जो चीज है, यानी सपोज किया जाए कि आज के समय में साबुन का जो कीमत है या जो भी मशीनरी का कीमत है वो अभी का कैलकुलेशन में लिया गया कि इस साल में कितने जो चीज है उसका प्रोड्यूस्ड हुआ। फाइनल ध्यान रखना, गुड्स मतलब फाइनल गुड्स। जीडीपी का टॉपिक अलग से है, उसको हम लोग आपको लेक्चर्स में मिलेगा जहां पर डिटेल से समझाया हुआ, यहाँ शॉर्ट में उसको बता रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि जो बेस ईयर है 2011-12 उस कह सकते हैं कि उस रेट पर आपका कंसीडर होता है, यानी वहां पर इन्फ्लेशन को आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में लिया जाता है, ठीक है। और उस आधार पर अगर आप देखिएगा तो आपका ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट रेट पर देखिएगा 8.6% देखने को मिलेगा और यहां पर करेंट प्राइसेस पर आपको 13.1% देखने को। उसी प्रकार से एनएसडीपी की बात करें, यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो यह क्या होता है, जिस प्रकार से जीडीपी में अगर आप डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो वो आपका नेट हो जाता है, उसी प्रकार से यहां भी अगर आप डिप्रिसिएशन को माइनस कीजिएगा तो यह वैल्यू आपका एनएसडीपी होगा। तो यह जो है 8,99,020 करोड़ है, ठीक है। अब है पर कैपिटा एनएसडीपी की बात करें। पर कैपिटा जब कभी भी आता है तो इसका मतलब होता है उसमें पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद वो कैलकुलेशन आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप एनएसडीपी को डिवाइड कीजिएगा बिहार के पॉपुलेशन से तो आपको एनएस जो पर कैपिटा एनएसडीपी है वह मिलेगा। यह जो है आपका 36,342 रुपए है कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। यहां ध्यान देने वाला बात क्या है कि यह जो एवरेज है हमारा ऑल इंडिया जो एवरेज है उसका मात्र अप्रोक्सीमेटली 32% है। यानी जहां एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि ग्रोथ रेट में तो आपको सबसे आपको हाईएस्ट दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो है नेशनल एवरेज से आपको ज्यादा दिख रहा है। लेकिन वहीं पर अगर पर कैपिटा एनएसडीपी की बात करें तो जो नेशनल एवरेज है उसका 1/3। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप अपने मेंस में आंसर्स में जो है आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं जिस अनुसार से क्वेश्चन आएगा। आप समझ रहे हैं कि कितना पैराडॉक्स है कि एक तरफ जो है ग्रोथ रेट में तो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, लेकिन अगर पर कैपिटा एनएसडीपी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1/3। तो इसको आपको ध्यान रखना। वहीं आपका पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो 76,000 जो है 490 रुपया करेंट प्राइसेस पे है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम उसका बिहार के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो है आपको देखने को मिलेगा पटना, ठीक है। ओबियस रीजन है, आपको पता है कि जो भी बिहार में अगर सबसे डेवलप सिटी है तो पटना ही है, कैपिटल सिटी भी है। वहां पर आपको इंडस्ट्री भी आसपास एरिया में देखें, इन सभी का प्रभाव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। वही बात देखिए बेगूसराय में इंडस्ट्री है तो सेकंड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मुंगेर है, लोएस्ट परफॉर्मिंग में आपका शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, ठीक है। हाईएस्ट फ्यूल कंजम्पशन की बात कीजिएगा इसमें जो है आपका पटना, इसका भी एक ओबियस रीजन है, ठीक है। यहां पर इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएसडीपी यानी स्टेट का जो जीडीपी है उसमें अगर 3 तरीके का सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर या उससे जो रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, तो आपका प्राइमरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ जिसमें इंडस्ट्री वगैरह है, टर्शियरी सेक्टर हुआ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। तो यहां पर एक तरफ देखिए कि प्राइमरी सेक्टर का जो है अगर आप कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 18% ही है, लेकिन आप दूसरे एक फैक्टर से कंपैरिजन करके इसको पढ़िए। इंप्लॉयमेंट में अगर जहां आप देखिएगा कंट्रीब्यूशन तो 54% है। यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का 18% हो, लेकिन रोजगार देने के क्षेत्र में अभी भी 54% लोग जो है अगर कहीं पर जॉब प्राप्त कर रहे हैं या जिस पर जीविकोपार्जन कर रहे हैं वह है आपका प्राइमरी सेक्टर 54%। सेकेंडरी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखिएगा जीएसडीपी में तो 26.8% है। अगर इंप्लॉयमेंट में देखिएगा तो 24% है। टर्शियरी में देखिए लगभग 55% यानी एग्जैक्ट के हैं तो 54.8 और इंप्लॉयमेंट में अगर आप देखिएगा तो 22%। तो ये अभी आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा कि जहां एक तरफ जो प्राइमरी सेक्टर सिर्फ जो है आपका 18% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इंप्लॉयमेंट में आपका 54% है। इसका सबसे बड़ा रीजन आपको देखने को मिलेगा डिसगाइज्ड इंप्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड इंप्लॉयमेंट क्या होता है कि अब मान के चलिए अगर फुल इफिशियंसी से किसी काम को जो है 3 लोग ही करने में
पर्याप्त है, लेकिन उसी में 7 लोग इन्वॉल्व हैं, 10 लोग इन्वॉल्व हैं, तो यानी 3 के अलावा जितने लोग होंगे वह क्या है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। उसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो ये इसीलिए क्या है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में तो उनका रोल दिख जाता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उस अनुसार से जो है जीएसडीपी में नहीं दिखता। एक और चीज होता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यह क्या चीज होता है कि कैपिटल को जब कभी भी समझिए तो इसका मीनिंग होता है कि किसी भी प्रकार से कोई एसेट क्रिएशन में हो रहा है। जैसे एसेट क्रिएशन कहने का मीनिंग होगा कि रोड बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो अगर उसमें अगर आप देखिएगा तो अगर 17,416 करोड़ से बढ़ के जो है आपका 34,905 करोड़ जो है आपका पिछले 5 साल में हो गया। तो यह जो है इससे क्या पता चल रहा है कि सरकार का फोकस जो है आपका कैपिटल फॉर्मेशन पे भी बढ़ा है, जो पिछले 5 साल में डेवलप। तो ये बेसिक फैक्ट्स है, बाकी हम लोग टॉपिक बाय जो है धीरे धीरे और इसको जूम आउट करते हुए और जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स है जो आपका एग्जाम से पूछा जाता है। स्पेशली देखिए ये आपका पूछा जाता है फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड, आपका प्राइमरी डेफिसिट ये है या आपका रिवेन्यू डेफिसिट। ये इसको सिंपल भाषा में अगर समझाए, अगर ऐसे इकोनॉमी के क्लास में जो है बहुत डिटेल से समझाया हुआ कि किस प्रकार से बजट में कौन से पार्ट होता है, रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसिप्ट में किस प्रकार से जो है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट, नॉन रिवेन्यू रिसिप्ट, तो वो आप वहां पर जाके स्टैटिक का लेक्चर्स में दे सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट में समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से एक परिवार का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ इनकम का मतलब आप रिसिप्ट समझिए, यानी जो रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट, पहले हम लोग यह समझते हैं, पहले ये देख लें कि रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, सरकार के पास जो राशि है, रिवेन्यू मतलब उस जो सरकार के द्वारा जो सर्टेन काम किए जाते हैं, जैसे आप रसीद कटाते हैं तो पैसा देते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं पैसा देते हैं, इस तरीके का चीज जो है यह सरकार के द्वारा अन्य तरीके का जो है सर्विसेज दिया जाता है। तो ये सारे जो इनकम होते हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। उसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट अगर किसी को लोन दिया गया था दूसरे राज्य को या दूसरे इंस्टीट्यूशन को, उनके द्वारा अगर वापस किया गया है या बोरोइंग किया गया है, तो इस तरीके का चीज जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है 22% कंट्रीब्यूट करता है और अप्रोक्सीमेटली 6.7% जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट करता है। और टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखिएगा तो 28.4% जीडीपी का। अब उसमें एक्सपेंडिचर में भी देखना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग वो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी प्रकार का कोई एसेट क्रिएशन नहीं कर रहा, यानी जैसे एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, जैसे पेंशन है, सब्सिडी है, या जो वर्कर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयड जो सरकारी गवर्नमेंट में जो आप कह सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है, इन सारी चीजों को जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाए, क्योंकि सैलरी से या पेंशन से किसी भी प्रकार का कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जहां एसेट क्रिएशन हो रहा है, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उस पर सरकार का खर्च 6.3%। यह चीज आपको समझना। टोटल बोरोइंग्स की अगर बात कीजिएगा यहाँ पर, तो जीडीपी के सेंस में अगर आप देखिएगा तो आपका 6.7% है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग डेब्ट अगर आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो है 37.7% है। यहां पर आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि जो बेंचमार्क एफआरबीएम के द्वारा जो आप कह सकते हैं जो किस प्रकार से अपने जो फिजिकल पैरामीटर्स को रखना है उसके लिए जो रेगुलेशंस है एफआरबीएम के तहत जो 25% का निर्धारित है, तो यहाँ पर आपको बिहार का जो है आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 12% जो है आपको अधिक देखने को मिलेगा। एक है आपका ग्रोस फिजिकल डेफिसिट। अब ग्रोस फिजिकल डेफिसिट किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारा इनकम है, जो रिसिप्ट है, उसको से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी अगर एक्सपेंडिचर में से माइनस करें अगर हमारे रिसिप्ट को, तो वो जो है आपका उसको बोलते हैं हम लोग जो है ग्रोस फिजिकल डेफिसिट। तो ग्रोस फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.2%, ठीक है। तो ये आपका 4.2%। लेकिन यहाँ गौर करने वाला बात क्या है कि जो फिजिकल डेफिसिट तो आप समझ गए कि जहां पर रिवेन्यू जितना आपका रिसिप्ट है उस और एक्सपेंडिचर में जो एक्सीड किया वो फिजिकल डेफिसिट हुआ। फिजिकल डेफिसिट जो है उसमें से यह जो है माना गया है कि कुछ पेमेंट अगर मान के चले कि सरकार के द्वारा कुछ लोन जो है लिया गया है, लोन को पे करने के लिए जो इंटरेस्ट दिया गया है उसको ऐसा माना जाता है कि वह तो
एक प्रकार से उसका जो हमने कर्ज लिया उसको कम कर रहा है, उसके बेस को कम कर रहा है, उसको जो है अलग तरीके से देखा गया। तो अगर फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम माइनस कर दें, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट पर जितना मेरा जाता है, यानी जो ब्याज लिए थे उसको अगर जो किसी के द्वारा कह सकते हैं बोरोइंग से, उसका अगर ब्याज पेमेंट है उसको माइनस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। यानी अप्रोक्सीमेटली देखिए 4.2% जो है हमारा कह सकते हैं ग्रोस फिजिकल डेफिसिट है, और 2.2% जो है प्राइमरी डेफिसिट है। यानी देखने को क्या मिल रहा है कि 2% जो जीडीपी का टोटल जो डेफिसिट हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, जो पूर्व में जो कर्ज लिए गए हैं, बोरोइंग्स किए गए, उसको इंटरेस्ट देने के लिए। तो ये एक जो है, जो भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा आप कह सकते हैं कि इसको जो है डेब्ट रिस्क जो है आपका डेब्ट ट्रैप रिस्क इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। यानी कि पूर्व के जो आप कह सकते हैं कि जो लोन लिए हुए उनको पे करने के लिए भी जो है के कारण डेफिसिट हो रहा है, और वह टोटल डेफिसिट का अप्रोक्सीमेटली आपका 50% है। तो यह जो है कह सकते हैं कि यह एक कंसर्न का विषय यहां पर दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट का। तो ये फिजिकल डेफिसिट का डाटा बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आप जरूर समझिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, कहां पर एसेट क्रिएट होता है और कहां पर जो कह सकते हैं कि जो खर्च होता है जैसे सैलरी वगैरह में, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है। इसको आपको कंसेप्चुअली जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आंसर आप कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी क्या देखें कि बिहार में अगर देख ले हम लोग जो है जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा अगर आपको हिस्सा दिखेगा तो आपका प्राइमरी सेक्टर दिखा, तो यानी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए जो है 2008 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि जो है एग्रीकल्चर रोड मैप का जो है शुरुआत किया गया था, और इसी को जो है अभी कंटिन्यू करते हुए हर 5 ईयर्स पे जो है एक्सटेंड किया गया। तो वर्तमान में आपका 4th एग्रीकल्चर रोड मैप जो है जो 2023 से लेकर 2028 तक ये चलेगा। और सिंपल सा बात है कि एग्रीकल्चर रोड मैप में हम लोग क्या, सरकार का क्या एम हो सकता है, एम हो सकता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और इनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो भी फार्मर्स है उनको जो है सर्टेन तरीके का जो टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से वो अपने खेती को कर रहे हैं, उसमें नए तरीके के टूल्स यूज करें, जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसको करें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करने का जरूरत है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कैनाल का हो या इरिगेशन में जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसको करने का जरूरत है। प्लस एलाइड एक्टिविटी को भी प्रमोट करना। ठीक है, जैसे कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहना, जैसे कि आपका उसमें हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर जो है आपका डेयरी है, उसके बाद आपका फिशरीज है, तो सभी को जो है प्रमोट करना है, ताकि जो है किसानों का इनकम जो है उससे इंक्रीज हो सके। यह जो है मेनली एम है आपका 4th एग्रीकल्चर मैप का। ठीक है, अब इसके लिए बजट का एलोकेशन करना होगा, तभी उसके लिए फिर जो है किसी भी प्रकार का आप समझ सकते हैं कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके लिए 1.6 लाख करोड़ का जो है उसका कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। फोकस जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए कि जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर है, वो स्वाभाविक रूप से फिर जो है क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन भी बढ़ाने की बात है। साथ ही बिहार में एक और चीज करने का बहुत जरूरत है, वह है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बिहार में अभी भी ज्यादा आपको जो फसल है राइस और व्हीट के अराउंड जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से पल्सेस है, वाइल्ड सीड्स है, या फिर जो है आपका मेज है, इनको अधिक बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो है सॉइल का फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, डाइवर्सिफिकेशन भी आए, साथ ही उसका इफेक्ट जो है आपको न्यूट्रिशन पर भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी इसका कह सकते हैं कि एम में है। उसके साथ ही हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इन सबको भी प्रमोट करने का जरूरत है। ठीक है, और इन सभी का जो है आपका ओवरऑल जो बेनिफिट किसान को मिलेगा उससे उनका इनकम बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट में कहिएगा तो लक्ष्य क्या हो गया, एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन बिहार। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं।
अब देखिए क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार, इसमें देखते हैं। इसमें बहुत अधिक आपको फैक्चुअल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल दो 6.2% जो है आपका 2% से ग्रोथ हुआ है, तो ये फैक्चुअल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो मेनली हम लोगों को काम का चीज है वो यह है कि किस प्रकार से हमारे लिए जो बिहार का एग्रीकल्चर जो है प्रीडोमिनेटली अगर आप देखिएगा राइस व्हीट एंड जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है उसके अराउंड है। आपको पता है कि राइस जो है आपका खरीफ के सीजन में जो है उसको उत्पादन होता है, कल्टीवेट किया जाता है, और आपका रबी के सीजन में आपका व्हीट किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सीरियल सेंट्रिक अगर आप बात कीजिएगा, जो हम लोगों के यहाँ खेती जो होता है वो सीरियल सेंट्रिक है, उसको जो है उसका क्रॉपिंग पैटर्न बदलने का जो है आपको जरूरत है। इसीलिए अभी आप वर्तमान में देखिएगा कि लगभग 40% जो है राइस का सीरियल्स में कंट्रीब्यूशन है, जितना उत्पादन होता है उसमें से 32% आपका जो है व्हीट का, 27% आपका मेज का होता है। और अगर आप पल्सेज और वाइल सीड की बात कीजिएगा तो बहुत ही कह सकते हैं कि लो शेयर है उस। ठीक है, तो यह चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, राइस की बात अगर हम लोग करें कि किस क्षेत्र में अधिक होता है किस क्षेत्र में कम होता है, तो ये कहा गया कि राइस का अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट एरिया में जो उत्पादन होता था उसको प्रोडक्टिविटी कहता है। तो प्रोडक्टिविटी राइस कल्टीवेशन में ऐसा कहा गया है कि वो डिक्लाइन हुआ है। अगर पूरे बिहार में अगर सबसे अगर हाईएस्ट कोई प्रोड्यूसर है राज्य में, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसलिए क्योंकि वन लाइनर्स में ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। रोहतास में जो है सबसे अधिक जो है चावल का उत्पादन होता है, और प्रोडक्टिविटी वाइज भी रोहतास ही सबसे आगे। तो यह यूनिक चीज है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं अगर गेहूं का केस देखिएगा, व्हीट का केस देखिएगा, तो रोहतास जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यहाँ भी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में जो है आपका बेगूसराय मात देता है, और बेगूसराय सबसे अधिक जो है हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र है या जिला है। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मक्का की बात आप कीजिएगा, तो मक्का में जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट अगर है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये लगभग पूरे मक्का का जितना उत्पादन होता है उसका 50% इन्हीं जिलों में होता है। और सबसे अधिक अगर बात कीजिएगा तो वह जो है आपका पूर्णिया में होता है। तो मैक्सिमम का किस जिला में होता है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। और प्रोडक्टिविटी में अररिया का। उसी तरीके से पल्स में दाल के केस में जो है पटना सबसे हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, और प्रोडक्टिविटी को पता है कि पटना के पास जो टाल का रीजन है वो पल्सेस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण जो है प्रोडक्टिविटी के साथ साथ प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा जिला जो है पटना। उसके बाद देखते हैं, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, एग्रीकल्चर के अलावा भी जो एलाइड सेक्टर है जैसे हॉर्टिकल्चर जो है वह भी बहुत जरूरी है किसान के लिए, या ओवरऑल कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। देखिए हॉर्टिकल्चर का अगर आप देखिएगा तो बहुत ही होलिस्टिक इसका कवरेज है। इसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वेरियस तरीके के जो प्लांट्स इवन होते हैं, चाहे वो एरोमेटिक्स हो, मेडिसिनल हो, वह भी उसमें होंगे। के साथ साथ आपको हनी है, मशरूम है, सब आपका हॉर्टिकल्चर में जो है आपका शामिल होता है। अगर आप टोटल बात कीजिएगा हॉर्टिकल्चर में, तो 24% जितना हॉर्टिकल्चर होता है उसमें से कंट्रीब्यूशन फ्रूट्स का है, वेजिटेबल का 58%। ठीक है, हम लोगों के लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है वो यह है कि सबसे अगर बड़ा क्षेत्र में अगर बात कीजिएगा हॉर्टिकल्चर में से जो कल्टीवेट होता है वह है पोटैटो। और अगर पूरे सब्जी के प्रोडक्शन में बात कीजिएगा, सबसे अधिक अगर वेजिटेबल कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है तो वह है नालंदा। और प्लस जो अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो उसके भी लीडिंग जो आपका प्रोड्यूसर है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बनाना में मधुबनी है, गुआवा में रोहतास है, मैंगो आपका दरभंगा में है, ओनियन में नालंदा है, और पोटैटो में पटना है। ये आपका लीडिंग जो डिस्ट्रिक्ट है जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे सवाल आपका पूछे जाते हैं। या फिर इवन बिहार स्पेसिफिक जब आप बात करते हैं प्रोडक्शन का, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसको आप वहां पर रिलेट कर सकते हैं। जब ज्योग्राफी का क्लास हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे तो इन चीजों को वहां पर लिंक करके मेंस में आपको और अच्छे तरीके से जो है आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद बिहार का अगर हॉर्टिकल्चर का भी जैसे एग्रीकल्चर रोड मैप है, तो हॉर्टिकल्चर का भी 5 ईयर का रोड मैप है। उसमें देखिए मखाना रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एम क्या रखा गया है कि जितना कल्टीवेटेड एरिया उसको दुगना के
कम से कम करना है। 70,000 आपका हेक्टेयर जो है अराउंड आपको जो है कम से कम आपका मखाना का जो है आपका होना चाहिए प्रोडक्शन। उसके बाद इसमें जो है आपको एक्सपोर्ट का जो है उसका बेस लाइन बना के जो है आपको 2024 का बेस लाइन मान लिया जाए कि 2024 में कितना एक्सपोर्ट हुआ था, उससे लगातार इंक्रीज करने की जरूरत है। इसीलिए क्या हुआ कि मखाना के लिए केंद्र सरकार ने, आपको पता है, कैबिनेट में जो है मखाना बोर्ड का भी गठन किया। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है मखाना के केस में, बिहार अभी भी सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर है मखाना का, लेकिन एक्सपोर्ट में जो है बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मखाना के जो प्रोसेसिंग कह सकते हैं या फिर जो ब्रांडिंग का काम है, पैकेजिंग का काम है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बिहार पिछड़ जा रहा। यही मखाना बोर्ड का पर्पस इसीलिए है कि सिर्फ प्रोडक्शन ना करके उसका पैकेजिंग, जो ब्रांडिंग, वो सब भी हो और फाइनली हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सके, उसमें इंक्रीज कर सके। तो ये जो है एक बड़ा कह सकते हैं लक्ष्य है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के लिए भी रोडमैप निर्धारित है 2026 से 2031 तक। उसमें यह है कि बिहार का जो फर्टाइल लैंड है उसको यूज करना, स्पेशली ऐसे सीजन में जैसे जैद सीजन, जिस समय के खरीफ हो, जो आपका रबी के बीच का जो मौसम होता है, उसका बीच में भी जो है वेजिटेबल्स का उत्पादन करके उसको जो पोटेंशियल है, जब सीरियल्स का प्रोडक्शन है उसको यूज करना, स्पेशली ऐसे जगह जहां पर खेती नहीं किया जा रहा, दियारा रीजन है, वहां पर वेजिटेबल को ग्रो करके उसको जो है उसमें जो छिपी हुई पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना है और उसका जो है उससे किसानों का जो है इनकम बढ़ाना है और उसको भी एक्सपोर्ट करना। तो ये जो उसीलिए एक मधु क्रांति इनिशिएटिव का भी शुरुआत किया गया है, जिसका कि आपको पर्पस है कि जो हनी है उसको जो है किस प्रकार से क्वालिटी एश्योर्ड हनी जो है एक्सपोर्ट जो है उसके लिए किया गया। अब हम लोग बात करते हैं इरिगेशन इन बिहार। तो देखिए अगर बात कीजिएगा तो इरिगेशन का, अगर आप इरिगेटेड एरिया की बात कीजिएगा तो उसमें जो है वृद्धि हुई है अप्रोक्सीमेटली 7% का। सिंचाई की बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा सोर्स जो है आपका ग्राउंड वाटर है, उसका अगर आप शेयर देखिएगा तो 65% है, और कैनाल के द्वारा जो इरिगेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 30% के अराउंड है। अगर हम लोग बात करें कि किस जिले में सबसे अधिक हाईएस्ट अगर ग्रो इरिगेटेड एरिया है तो वह है आपका रोहतास, ठीक है। कैनाल भी सबसे अधिक वही है। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इरिगेशन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर वहां रहेगा तो वहां प्रोडक्टिविटी भी अधिक रहता है और वहां प्रोडक्शन भी अधिक होता है। जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो वहां पर प्रोस्पेरिटी भी आपका अधिक होगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों को इन बातों को भी ध्यान रखना है। वेस्टर्न कोसी कैनाल जो भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको दरभंगा और मधुबनी को लाभ इससे मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं मखाना डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए पैकेजिंग जो है होना चाहिए, इसलिए मखाना बोर्ड का जो है गठन किया गया है। और एक जो है देखिए जीआई टैग भी बहुत जरूरी है। जीआई टैग से क्या फायदा होता है कि आपका कह सकते हैं कि जो ब्रांडिंग पर आपका लीगल मोनोपोली हो जाता है। ठीक है, आप सुने होंगे कि जैसे फ्रांस का जैसे शैंपेन है, उसी तरीके से अलग अलग जगह का फेमस जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या अलग अलग जो आइटम्स होते हैं उनको जीआई टैग मिलता है। उससे उनका आप कह सकते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन जो है आपको होता है और उसके जो लाभ होते हैं वहां के जो एक्चुअली में नेटिव होते हैं उनके पास मिलता है। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मखाना को भी जो है जीआई टैग दिया गया है और आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो है एचएस कोड का दिया गया है। और इसको दूसरे जगह पर मखाना को प्रमोट करने के लिए दूसरे जगह जो है मखाना महोत्सव भी जो है आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज हुआ था, ताकि इसके जो प्रॉफिट्स हैं इसको देखिए बहुत ही सुपर फूड के रूप में जो है मखाना को देखा जाता है। और यह माना जाता है कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए जो है आपका महोत्सव में जो है ये इन बातों को, इनके खाने से क्या बेनिफिट है उसके बारे में जो है आपका बताया गया। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हॉर्टिकल्चर में। देखिए हॉर्टिकल्चर उन रीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है जहां पर कि कह सकते हैं कि वाटर का स्कार्सिटी है, इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर स्कीम लाया गया है, ताकि वहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को जो है प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, बिहार के केस में अगर हॉर्टिकल्चर के केस में देखिएगा तो जो है मशरूम में पूरे इंडिया में जो है आपका बिहार नंबर 1 है, और हनी के केस में जो आपका मधु के केस में जो है आपका नंबर 4 है। ठीक है,
अलग अलग, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसके सभी के लिए जो है बिहार सरकार का कोशिश है कि सभी का जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किया जाए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आपको पता होता है, वहां पर सब तरीके का फैसिलिटी रहेगा। ठीक है, तो यह जो है अगर फ्रूट्स के केस में देखिएगा तो देसरी में है, वेजिटेबल में चंडी में है, और उसी तरीके से जो आप कह सकते हैं मैंगो के लिए या ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर टोमेटो जो ओनियन पोटैटो के लिए भी जो है प्रपोज किया गया किसी उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है बनाए जाने की बात। ठीक है, ताकि पर्पस ये है कि जो किसान यानी जो फार्म में जो प्राइस है, यानी जब उत्पादन हुआ वहां से लेके जो एक्सपोर्ट होता है उसके बीच का लाभ जो है किसानों को मिले। ना कि अभी देखिए क्या होता है कि बिहार में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहां तक का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं कि बीच का जितना भी प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं जो किसान है उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके कारण इनको लाभ नहीं मिल रहा। तो इन जो प्रोसेस को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम के द्वारा या अलग अलग बोर्ड्स बना के जो है या कोशिश हो रहा है कि वह लाभ जो है किसान को जो है दिया जा सके। तो ये बातें जो है आपका चल रहा है। ठीक है, ताकि जो रियल गेन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन मखाना में मशरूम में नंबर 1 रहे और एक्सपोर्ट का लाभ जो है कोई अन्य राज्य या अन्य जगह जो है उसका उठे। इसीलिए जरूरी है कि आपका जो है बीच का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की। देखिए जो भी चीज एक्सपोर्ट होता है, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज भेजा जा रहा है, उसके होता क्या था पहले जो है बहुत सारा जो गुड्स या फूड प्रोडक्ट्स जो बेचे यहाँ से भेजे जाते थे, बहुत बार जो है क्वालिटी के आधार पर छांट दिया जाता था, उनको वापस आना पड़ता था। ठीक है, बहुत बार आप न्यूज में सुने होंगे कि भारत से आम भेजा गया तो कि कभी यूरोपियन कंट्री में तो कभी दूसरे कंट्री में जो है उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो जो स्टैंडर्ड्स है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, किस तरीके का क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको इंश्योर करने के लिए एक बॉडी बना हुआ है, वो है एपेडा करके, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके कंट्रोल में रहता है, वहां से जो है आप कह सकते हैं कि उन चीजों को मॉनिटरिंग करता, ताकि वो अगर जो भी पैरामीटर्स हैं जो भी वो फुलफिल करे तभी जो है एक्सपोर्ट के लिए जाए। और उसका एक रीजनल ऑफिस जो है पटना में भी खोल दिया गया, इसीलिए खोला गया कि ताकि जो भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो वह जो है हेसल फ्री हो, किसी प्रकार का जो कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप फिशरीज की बात कीजिएगा तो देखिए बिहार जो है फिशरीज के लिए भी बहुत अच्छा कह सकते हैं प्लेस है। यहाँ पर अगर आप मधुबनी की बात कीजिएगा तो यह सबसे लीड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड नंबर पर वेस्ट चंपारण है। ठीक है, फर्टिलाइजर में सबसे अधिक आप सभी जानते हैं कि यूरिया का ही यूज होता है। एक देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चला हुआ है, जैविक कॉरिडोर योजना। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करके या लेस फर्टिलाइजर का यूज करके जो है फसल का उत्पादन करना, कल्टीवेट करना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो गंगा नदी के जो गंगा बैंक है उसके किनारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो पटना हो, नालंदा हो, भोजपुर हो या अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है इसको जैविक कॉरिडोर जो योजना है उसको प्रमोट किया जा रहा है। ताकि देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि ऑर्गेनिक जो जिस प्रकार से देखिए केमिकल का एंट्री जो है फूड प्रोडक्ट्स में हुआ, तो केमिकल जो आपका ऑर्गेनिक फूड है उसका डिमांड बहुत हाई है। अगर अच्छे तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो उसका लाभ जो है जितने भी फार्मर्स है उनको अच्छे तरीके से मिल सकता है। इसीलिए जो है सरकार का फोकस है कि उन चीजों को जो है प्रमोट किया जाए। ठीक, तो यह चीज जो चीज है आप लोग जो है अच्छे से होपफुली जो है समझ गएंगे। एक चीज और आपको बताते हैं कि देखिए एक कंसेप्ट होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है ना कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बटे आपका नेट सोन एरिया, यानी जितना एरिया में बोया गया और टोटल जो है आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसमें यह पता चलता है, सपोज किया जाए कि क्रॉप इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहा, ठीक है, यानी यह क्रॉप इंटेंसिटी कब बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जो आपका अगर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा है तो आपका जो है बढ़ जाएगा। अगर लैंड यूज का इफिशियंसी बढ़ा है तो क्रॉप जो आपका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो कहीं भी अगर आप बिहार के केस में अगर आप देखिएगा क्रॉप का जो आपका इंटेंसिटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.47 से बढ़ के 1.52 हुआ,
तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लैंड यूज का इफिशियंसी है वो बढ़ा है, इरिगेशन का फैसिलिटी भी जो है वो बढ़ा है। तो आप इसका यूज जो है अपने आप आंसर्स में कर सकते हैं, कहीं पर जो है आपको अगर उस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसके लिए, ठीक है। बाकी इरिगेशन में क्या हुआ वो हम लोग चर्चा कर ही लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटरप्राइजेस सेक्टर के बारे में। अब देखिए, हम लोग अभी देखे थे कि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो है जितना कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन था लगभग 27%, उतना ही एम्प्लॉयमेंट में भी आपको लगभग 24% के अराउंड जो है आपका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वह जो है आपका ग्रोथ की अगर आप बात कीजिएगा तो 8.6% आपका टोटल है। यहां पर एक जो चीज हम लोगों के लिए जो जरूरी है वह देखना है कि टोटल अगर आप देखिएगा कि 3386 जो आपका फैक्ट्री है, लेकिन अगर उसमें आप देखिएगा ऑपरेशनल जो है 2692 ही ऑपरेशनल है, ठीक है। वहीं आप दूसरे तरफ एक चीज और अगर देखिएगा पर फैक्ट्री अगर आप देखिएगा एवरेज एम्प्लॉयमेंट तो जो है आपका 41 है, जबकि नेशनल एवरेज आपको 75 है, ठीक है। तो इसका कहने का मीन इससे क्या पता चलता है, इससे दो चीज यहां पर पता चल रहा है कि बिहार में जो भी इंडस्ट्री है वो उनके स्केल या तो छोटे स्केल पर है या फिर जो आपका एम्प्लॉयमेंट को इंटेंसिटी जो है आपका कम है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिहार में आप बहुत कम ही देखिएगा कि बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। इसलिए क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट का अगर आप देखिएगा पर फैक्ट्री देखिएगा तो जहां नेशनल एवरेज आपका 75 देखने को मिलेगा, बिहार के केस में आपका 41 है। तो यानी एक फैक्ट्री में बिहार में 41 एवरेज है, नेशनल लगभग दुगना है नेशनल। इसका कारण क्या है कि जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्री है उसके साइज छोटे हैं या आप कह सकते हैं लो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको जो है आपका यहाँ देखिएगा कि कंट्रीब्यूशन भी जो है इकोनॉमी में कम ही है। यह प्राइमरी सेक्टर अगर हमारा इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करेगा तो जो प्राइमरी सेक्टर का जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ मूव कर जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मूव कर जाएगा। देखिए किसी भी अगर आप देखिएगा सोसाइटी का या किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल जो विकास का जो कह सकते हैं कि जो रास्ता रहा है वो यही रहा है कि सबसे पहले वहां प्राइमरी सेक्टर में अधिक कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है, फिर वो जैसे फिर सेकेंडरी हो जाता है और फिर थर्ड स्टेज जो है आपका टर्सरी का होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर का जिस हिसाब से जो है ग्रोथ होना चाहिए उसमें जो है आपको कमी दिखेगा। और आप आए दिन जो है न्यूज़पेपर में इस बात को देखते भी होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा वेरियस तरीके के जो है स्कीम्स जो है अनाउंस किए गए हैं ताकि बिहार को किस प्रकार से इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। बाकी बजट वाला लेक्चर में जाके देखिए किस प्रकार से जो है कितने प्रकार के बजट वेरियस तरीके के कॉरिडोर की बात की गई है, ठीक है। तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो यह रियलाइजेशन जो है बिहार सरकार को भी है और उस पर कोशिश हो रहा है ताकि जो इमाइग्रेशन से लेके जो आपका सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वह भी बढ़ सके, ठीक है। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि यह कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। इन्हीं कोशिश में एक चीज और आपको दिखेगा, वह कोशिश है आपका कि इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। एक है शुगर एंड डेयरी इंडस्ट्री। यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुगर प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसमें आपको जो है आप सब ट्रॉपिकल रीजन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, बिहार में आपका सेकंड नंबर पर है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा तो वेस्ट चंपारण में आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा भी आप देखे होंगे कि करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे कि बहुत सारे जो शुगर मिल्स हैं जो बंद हो चुके थे उनको रीओपनिंग करने की स्कीम से, इसी के दौरान अभी आप देख सुने होंगे कि रीगा शुगर मिल जो सीतामढ़ी में था इसको 2024-25 में जो है रीओपन भी किया गया है। साथ ही एक स्कीम और चला लोकल टू वोकल इनिशिएटिव हुआ, उसके तहत जो यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मतलब जैसे दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चॉकलेट हो सकता है या पनीर हो सकता है, इनको जो है कॉम्फेड के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम जो है यूएसए एंड कनाडा भी उसको एक्सपोर्ट किया गया। कॉम्फेड वह बॉडी है जिसको कि बनाया गया था 1983 में, जो भी आपका डेयरी सेक्टर को मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब अगर नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो
यहाँ पर सबसे आपको अधिक देखने को मिलेगा बिहार में स्पेशलाइज हैंडलूम प्रोडक्ट्स। हम लोग इतिहास में भी पढ़ते थे कि किस प्रकार से जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक लीजेसी रहा है पूरा। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से रोल रहा है टेक्सटाइल का, ठीक है। तो वो आपका लीजेसी, वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल जो आप कह सकते हैं उसको बनाने वाले अभी भी हैं। तो ये बिहार में स्पेशली आप देखिएगा 3 तरीके का वेरायटी है, मलबरी है, टसार है, कस्टोर है, ठीक है। इसका फायदा देखिए क्या होता है कि जो हमारा एक जैसा चर्चा किया कि ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्समैन है वो उनको जो है आपको प्रिजर्व रहा जाता है, प्लस ये क्योंकि लेबर इंसेंटिव जो है आपका काम होता है, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट भी, आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट आपका होता है और एक जो आपका कल्चरल हेरिटेज है वह भी प्रोटेक्ट रहता है। तो ये सबसे मेजर क्या है, लेबर इंसेंटिव है, प्लस जो है लीजेसी को भी कैरी करता है, तो इस पर भी आपको फोकस होना चाहिए। अब उसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार से बिजनेस जो है एक्टिविटी को ग्रोथ करने के लिए अलग अलग तरीके का जो है मीटिंग्स या समिट भी होते रहे हैं। उसमें से 2024 में जो समिट हुआ था उसमें 423 देखिए एमओयू साइन हुआ था, लगभग 1.81 लाख करोड़ जो है आपको इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। दो चीज समझिएगा, कोई भी समिट अगर होता है तो वहां पर बहुत सारे जो इंटरप्रेन्योर आते हैं वह जो कमिट करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो 100% जो एमओयू में बातें कही गई वो इन्वेस्ट होए। वो फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बीच में बहुत तरीके का आप कह सकते हैं प्रोसेस है, तब फाइनली किसी राज्य के लिए या किसी देश के लिए वह मैटर करता है कि फाइनली कितना जो है आपको उस राज्य में जो है आपका इन्वेस्ट हुआ। ऑल्दो यहाँ पर जो है अमाउंट जो है आपका प्रपोज्ड है, लेकिन यह नहीं दिखाता है कि वो उतना एक्चुअली में वहां पर इन्वेस्ट हुआ ही है। तो यह भी चीज आपको जो है आपको उसमें समझना चाहिए, ठीक। लेकिन यह इसमें यह दिखाता है कि सरकार के द्वारा जो है आपको जो भी इंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं उनको जो है अट्रैक्ट करने के लिए जो है सबमिट कराए जाते रहे। टूरिज्म सेक्टर की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए सर्टेन जो अभी आप देखिएगा आए दिन न्यूज़पेपर में देखिएगा कुछ न कुछ टूरिज्म में रिलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो जिन कुछ बातों की चर्चा की गई है जो आप हो सकता है कि करंट अफेयर्स में ना पढ़ पाए हैं तो उनको हम लोग यहाँ कवर करते हैं। बाकी आप करंट अफेयर्स में बहुत सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उम्मीद करते हैं आप उसको कवर किए होंगे, तो बाकी वीडियो में जाके आप जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए मत्स्यगंधा लेक जो है उसको सहरसा में डेवलप किया जा रहा है। उसी तरीके से नालंदा को हम सभी जानते हैं कि इको टूरिज्म में अभी लीड कर रहा है वो जिला। उसके बाद लव कुश जो इको टूरिज्म पार्क है जो वाल्मीकि नगर का आपको पता है कि बहुत ही फेमस आपको जो रिजर्व है वहां पर जो है इसको विकसित किया गया है लव कुश इको टूरिज्म पार्क को। और आपका तीसरा बायोलॉजिकल पार्क भी आपका जो है प्रपोज किया गया है आपका रानीगंज आपका बायोलॉजिकल पार्क इन अररिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो अर्बन फॉरेस्ट एंड गार्डन्स भी जो है आपका डेवलप किए जा रहे हैं। इन सब का जो है यूज आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में जो है कर सकते हैं। अगर आपको फैक्ट्स याद रहते हैं तो बिहार सरकार के जो प्रयास है उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इस टर्म को, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक्चुअली में है क्या। देखिए यह जो एक्चुअली में टर्म दो चीज को दिखाता है। इसमें वह लोग शामिल होते हैं जो एम्प्लॉयड है यानी वर्किंग है और प्लस एक्टिवली सीकिंग है यानी कि उस जॉब को खोज रहे हैं। इन दोनों को जो है हम लोग कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो बिहार के केस में अगर आप देखिएगा ओवरऑल जो है 53% है और इसमें 60%। इसमें औसत लोग को हम लोग काउंट नहीं करते हैं जो ना जॉब कर रहे हैं और ना उस किसी प्रकार का जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। तो बस इसी को हम लोग जो है अगर आप बिहार में 100 लोग हैं तो 53 आपको दिखेगा, नेशनल स्तर पर ये डेटा 60 दिखेगा। मेल फीमेल का डेटा अलग अलग है। अगर आप देखिएगा बिहार के केस में तो 75.8 है, फीमेल का 30.5 है। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोगों के लिए समझने के लिए जरूरी यह है कि रूरल बिहार और अर्बन बिहार का भी आप थोड़ा सा डेटा याद रख सकते हैं। रूरल बिहार में 54.3% है और अर्बन में 43.3%। अब हम लोग इस डेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेटा है कि एक्चुअली में जो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो है वह आपका जरूरी है। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो मतलब वो जनसंख्या जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड है। और हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या देखे थे, जो खुद वर्किंग है और प्लस काम करना चाह रहा है, एक्टिवली उसको सीख कर रहा है। तो हम लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है माइनस क्या करेंगे
WPR यानी कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो बटे लो आपका जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये वाला। क्योंकि जितना लोग काम कर रहा या काम करना चाह रहा उसमें से कितने को नहीं मिला, उसी को तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसको तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे जो काम करता भी नहीं और चाह भी नहीं रहा। उसी हिसाब से इसका डिफिनेशन है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हम आपको समझा दिए। ये जो डिटेल्स है ये हमको लास्ट जो आपको स्लाइड में चर्चा के वो सेम डिटेल्स है। उसी प्रकार से आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी हम आपके साथ चर्चा कर चुके। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ वह ध्यान देना है कि आपका जो मेल और फीमेल का जो आपका WPR है वह जो है आपका नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, ये नेशनल एवरेज से कम है। उसके बाद हम लोग अब बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। यहां पर देखिए एक आपको जो है आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज दिखेगा कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में एक्चुअली में आपको नेशनल एवरेज से कम देखने को मिलेगा। बिहार में अगर 3% है तो नेशनल एवरेज आपको 3.2%। उसका कारण यह है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग वो जो है उसी में एंगेज हैं, उसके कारण आपको एक चीज देखने को मिलता है। प्लस क्या है, अगर आप देखिएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कम है, उसके दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ऑन पेपर आप कम देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है ज्यादा है क्योंकि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ज्यादा है। ठीक, तो यह चीज आपको जानना है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात कीजिएगा, मेल के केस में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3.3 है, महिलाओं के केस में 0.9% है। अर्बन जो बिहार है वहां पर जो है आपका हायर अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल, क्योंकि रूरल में एग्रीकल्चर होता है जहां पर कि आपको पता है कि डिस्गाइज जो है आपका एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको इफेक्ट देखने को वहां पर आपको मिलेगा, जिसके कारण कि ओवरऑल परसेंटेज तो आपको कम दिखेगा बेरोजगारी का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसका इंपैक्ट जो है आपको ज्यादा देगा। ठीक, उसी तरीके से हम लोग मेल फीमेल की बात अगर करें तो अगर 61% मेल वर्कर की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड दिखेंगे और उसमें से 50% जो है ओन अकाउंट वर्कर्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह हम लोगों को देखना यह है, हम लोगों के लिए जरूरी यह है कि फॉर्मल सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। तो यह संख्या मात्र आपको 10% दिखेगा, यानी रेगुलर सैलरी जिनको मिलता है उनका अगर आप मेल वर्कर की बात कीजिएगा तो मात्र जो है 10%। तो ये हमारे लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप फीमेल वर्कर्स की बात कीजिएगा तो उसमें से लगभग 84% जो महिलाएं हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब या तो एग्रीकल्चर में होंगे या छोटे छोटे कह सकते हैं क्राफ्ट बिजनेस एक्टिविटी उसमें है, उस तरीके के चीज में वो लोग इंगेज, कोई सिलाई कर रहे हैं, कोई बुनाई कर रहे हैं, इस तरीके का चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी वो जो ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है भी वो कहां पर है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर से नुकसान क्या होता है कि उनके पास किसी भी प्रकार का पेंशन या सोशल सिक्योरिटी जो है का उनके पास प्रोटेक्शन जो है नहीं होता। यह चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग मेल वर्कर्स में लगभग 43% जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है आपका काम करते हैं। ठीक है, वहीं अगर प्राइमरी सेक्टर में देखिएगा जो महिलाएं हैं उसमें से 81% जो है आपका महिलाएं जो है जो काम करती है और प्राइमरी सेक्टर में हैं। ठीक है, जबकि अगर इंडिया स्तर पर देखिएगा तो मात्र 61% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार में आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का कम है, यानी किसी प्रकार का इंडस्ट्री है वहां पर पार्टिसिपेशन कम है, और सर्विस सेक्टर स्पेशली जो टर्शियरी सेक्टर है वहां पर कम है। ये दो चीज को दिखाता है कि जो हायर एजुकेशन में जो है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सर्विस सेक्टर में किस तरीके का जॉब रहेंगे, या IT सेक्टर रिलेटेड रहेंगे या हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड है, तो वहां पर महिलाओं का जो है कंट्रीब्यूशन जो है आपको कम है, पार्टिसिपेशन कम है। इन्हीं सबको रिकॉग्नाइज करते हुए बिहार सरकार के द्वारा जो है आपको 35% जो है रिजर्वेशन जो है वुमेन रिजर्वेशन का प्रावधान किया भी गया है। ठीक है, अब इसमें से वेजेज की अगर बात कीजिएगा तो रूरल एरियाज में अप्रोक्सीमेटली 420 रुपया मेल के लिए है और अर्बन एरिया में 449, फीमेल के लिए 339 रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 369। ये फैक्चुअल डिटेल्स आपको एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट फॉर कंप्लीशन हम इसको चर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा चीज रहे नहीं कि आपको लगे कि छूट गया है। ठीक है, उसी तरीके से जो है जहां पर एक तरफ जो है इंपोर्टेंट है आपका
एम्प्लॉयमेंट तो वहीं ये रिलेटेड है, आपका स्किल से भी रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब तक स्किल नहीं रहेगा, आपका जो स्पेशली सर्विस सेक्टर है वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। यही कारण आपको देखने को मिलेगा, महिलाओं का ज्यादातर पार्टिसिपेशन जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर एवं उससे एलाइड सेक्टर्स हो तो उसमें ज्यादातर है। तो अब सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज क्या किया गया, अब हम लोग इस बात को चर्चा किए, बजट में भी बहुत तरीके का प्रावधान है। उसमें सबसे पहले देखिए जरूरी कि अगर हमारा इकोनॉमी को ग्रो करना तो सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तभी संभव होगा ना जब जो वर्कर्स है, इंडस्ट्री का यह शिकायत रहता है कि जो वर्कर्स मिलते हैं या जो ग्रेजुएट्स होते हैं या जो किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं, उनमें वो स्किल नहीं होता है कि वो डायरेक्ट जो है इंडस्ट्री में ऑब्जर्व हो पाए। इसके लिए सरकार के द्वारा स्किल ट्रेनिंग का स्पेशल प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें उनको किताब से हटके जो बहुत तरीके का स्किल जो इंडस्ट्री इज सूटेड जो कह सकते हैं उसको जो है प्रमोट किया जा रहा है। जैसे देखिए अभी बिहार में आईटीआई होता था, आईटीआई जो इंस्टीट्यूट होते थे जिसमें कि आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, मशीन से रिलेटेड, तो उनको और क्या किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में डेवलप किया गया 60 को। यहाँ पर क्या हुआ, ये किसकी मदद से किया गया, तो टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा ने क्या किया, टाटा का आपको पता है कि अपना पूरा सेटअप है। तो जिस तरीके का मशीन उनके आप कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में लगते हैं उस तरीके का आप कह सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा जो है आईटीआई इंस्टीट्यूट में लगाए गए, ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड जो स्किल डेवलपमेंट है यही हो जाए और वहां से आप कह सकते हैं कि प्लेसमेंट में जो है आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये जो सरकार का फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस प्रकार से यूथ का जो है रुझान भी बढ़े, जहां जॉब लगेगा वहां रुझान भी बढ़ेगा, रुझान जब बढ़ेगा तो लोग क्यों का क्या होगा, जो इंडस्ट्री रहेगा उसके लिए लगेगा का स्किल वर्कफोर्स यहाँ पर है, इंडस्ट्री लगाना आसान हो जाता। तो ये सारी चीजें जो है सरकार का फोकस है। संकल्प योजना भी जो है स्किल डेवलपमेंट का स्कीम है, उसी तरीके से जो है आपका राज्य में आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए बहुत सारे लोग जो है बाहर जाते हैं, वहां उनके साथ बहुत तरीके का इंसिडेंट घटना आप रिपोर्टेड होते रहता है न्यूज़पेपर के थ्रू। उनके प्रकाश किसी प्रकार से कोई घटना ना घटे, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, तो उनको फैसिलिटेट कराने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टेट रीजनल प्लानिंग ब्यूरो जो है आपका स्टेट कराया गया, ताकि जो जो माइग्रेशन हो लीगली तरीके से और उनके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो। उसी प्रकार से जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश किया गया स्किल डेवलपमेंट के लिए। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो अब इधर अभी जस्ट आप सुने होंगे, जिसमें सभी महिलाओं को फर्स्ट फेज में जो है 10,000 जो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया। साथ ही उसमें यह भी कहा गया था कि अगर जिनको यह राशि दी गई है अगर वो उसको अगर कह सकते हैं कि सही से यूज करें और वो रिप्रेजेंट कर सके तो उनको एडिशनल जो है 2 लाख तक की राशि भी दी जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जिला में एक जो है इंस्टीट्यूट होता है रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका होता है, इसका मेन जो है आपका हाजीपुर में है, लेकिन इसके जो आप कह सकते हैं इस तरीके का जो ट्रेनिंग है आपका वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसमें जितने भी जो है आपका स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मान के चलिए कि किन्हीं को सिलाई से संबंधित सीखना है, किन्हीं को जो है आपको एनिमल हस्बेंड्री में कोई स्किल प्राप्त करना है, किसी को जो है आप कह सकते हैं कि आप पेंटिंग में सीखना है, किसी को जो है उनको बी कीपिंग का कोर्स करना। तो ये सारा आप कह सकते हैं जो भी उस तरीके का कोर्स होता है जिसमें बहुत कम फिनांस लग सकता है, अगर उनको नॉलेज हो तो उस अर्न कर सकते हैं, उस तरीके का ट्रेनिंग जो है आरसेटी के द्वारा दिया जाता है। और आपका एक इंस्टीट्यूट स्पेशली जो है आपका हाजीपुर में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम लोग बात कीजिएगा तो ऐसा हो, बिहार सरकार का विजन है कि पटना जो नेशनल कैपिटल है उसको किसी भी आप कह सकते हैं कहीं से भी जो है मैक्सिमम 4 घंटा में लोग पटना पहुंच जाए, ये सरकार का किसी भी बिंदु से यह पॉसिबल हो जाए, सरकार का यह जो है उसमें विजन है। इसके लिए जरूरत क्या है, रोड कनेक्टिविटी को जो है एक तो रोड बनाना और प्लस उसका जो क्वालिटी मेंटेन रखना, तभी तो स्पीड रहेगा, तभी तो वो पहुंच पाएगा। तो ये सरकार का फोकस है। और आए दिन आप देखे होंगे कि बिहार में रोड का नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और पूरे बिहार में लगभग 5.5, अगर आप देखिएगा पूरे इंडिया में जितना रोड नेटवर्क है उसका अकेले बिहार में एनएच के केस में जो है 4.2% है आपका, ठीक है। अब उसमें जो है आपका 6,389 किलोमीटर जो है एनएच नेटवर्क जो है आपका हो गया है 57 एनएच के थ्रू, ठीक है।
एक इंपोर्टेंट जो प्रीलिम्स के हिसाब से हो सकता है कि जो ईस्टवुड कॉरिडोर जो आपको पोरबंदर से चल के सिलचर तक जाएगा, ये बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहा है। तो इसको आप मैप से एक बार इजीली अगर आप कीजिएगा, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन पता है तो आप इजीली जो है इसको ट्रेस कर लीजिएगा। देखिए गोपालगंज से चालू होता, फिर चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशन। तो इसको एक बार मैप पर में आप जरूर वर्कआउट कर लीजिएगा, ताकि अगर ये किस किस जिला से अगर क्रॉस करता है ये पूछा जाता है तो आप इसको आंसर जो है करेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन पता है तो आप इमेजिन कीजिएगा तो आप इजीली आंसर कर पाइएगा, क्योंकि नॉर्दर्न जितने भी आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है उसी से टच कर रहा है। भारतमाला परियोजना का भी पार्ट जो है आपको बिहार है। पटना में अगर आप देखिएगा सबसे हाईएस्ट एनएच का नेटवर्क है, जबकि स्टेट हाईवे की बात कीजिएगा तो वह जो है आपका गया में। ठीक है, एनएचआई, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वह जो है टोटल जो आपका 41 स्टेट हाईवे को जो है आपको कन्वर्ट कर चुका है आपका एनएच में। ठीक है, तो इसमें हम लोग को यह देखने को मिलेगा अगर जो है कि पिछले अगर 2 डिकेड्स की बात करें, पिछले 20 सालों की बात करें, तो बिहार में लगभग 1.1 लाख किलोमीटर जो है आपका रूरल रोड्स बना है। ठीक है, और गांव का जितना भी रोड है उसमें ये कहा जाता है कि 90% जो रोड है वो पेव हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, ये तो बहुत सारी फैक्चुअल बातें हो गई। अगर आप कंसेप्चुअल बात कीजिएगा तो देखिए होता क्या है, लॉजिस्टिक्स से क्या फायदा। अगर फार्मर्स की बात कीजिएगा, अगर रोड कनेक्टिविटी बढ़िया रहेगा तो क्या होगा, उनका किसी प्रकार से वेस्टेज नहीं जाएगा, वो अपने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उसको आसानी से जो है मंडी तक पहुंचा सकते हैं, उनसे उनको अधिक प्राइस मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको फार्मर्स को फायदा होगा। लेबर्स का मोबिलिटी जो है अगर आसान हो जाता है, एक जगह से दूसरे जाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। प्लस जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो बिजनेसमैन के लिए, जहां पर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, तो बिजनेसमैन के लिए इंसेंटिव होता है कि उस जगह पर जाके इन्वेस्ट करें। तो अगर आप जो है लॉजिस्टिक का अगर कॉस्ट अगर कम हो जाता है तो बिजनेसमैन आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कहा भी जा रहा है कि बिहार में जो इंडस्ट्री लगने के लिए जो बेसिक नीड्स होने चाहिए, चाहे वो रोड का कनेक्टिविटी हो वो या फिर जो है पावर का कह सकते हैं उपलब्धता हो, वो पर्याप्त होगा। तो ऐसे में ही जो है राज्य सरकार का हमेशा फोकस अभी देखते होंगे न्यूज में कि जो है किस प्रकार से इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। तो ये चीजें हैं। ठीक, एक और एक जो है पॉलिसी लाया गया है, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें अभी आप देखिएगा कि वेरियस तरीके के बिहार सरकार के द्वारा टारगेट जो है रखे जाते हैं कि किस प्रकार से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करना है। इंडिया का भी अपना टारगेट है, उसी हिसाब से राज्य का भी अपना टारगेट मिला हुआ। तो ये जो एक पॉलिसी है इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसको एडॉप्ट करना है, और उसके लिए जो व्हीकल्स तभी लिए जाएंगे जब हर जगह पर चार्जिंग फैसिलिटी वगैरह होगा। तो वो भी, उसके लिए भी जो है सरकार का फोकस है कि लगभग जो 30% जो है आपका व्हीकल्स होना चाहिए आपका 2030 तक। ये जो है राज्य सरकार का कह सकते हैं विशेष आपका पॉलिसी है, जिससे संबंधित आपको आने वाले समय में सब्सिडी वेरियस तरीके का सुने होंगे कि अनाउंस जो है सरकार के द्वारा किया जाता रहा। उसी तरीके से एक जो है आपका एक पीएम ई बस सेवा भी जो है आपका 6 सिटी में जो है आपका, आप देखिएगा बहुत सारे शहर में, जैसे देखिए कलकत्ता जाइए, वहाँ देखिए ई बस सेवा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर फंक्शनल है, बहुत आसानी से वहां उसी तरीके का जो है आपको ई बस आपका जो ई बस सेवा आपको जो है पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में भी किए जाने का जो है प्लान है। उसी तरीके से आपका नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट जो है आपका गायघाट पटना में खोला गया है। ठीक है, अब जहां तक अगर आप बात कीजिएगा बिहार जो है अगर रेलवे नेटवर्क, रोड के बाद अगर रेल की बात करें तो लगभग 5.4% इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो जो है आपका बिहार से क्रॉस होके जाता है। ठीक है, ये आपका एयरपोर्ट की अगर बात कीजिएगा तो उसमें से मेनली पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, ये 4 जगह पर जो है अभी फंक्शनल है, जबकि 13 जगह पर जो है अभी प्रपोज्ड है। ठीक है, तो दूसरा एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि मारुति सुजुकी ने एक जो है एग्रीमेंट किया है बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होता है वो ऑटोमेट करने का लिए जो है एक हुआ। जितना भी हमारा देखिएगा जो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं उसके पहले टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट ट्रैक है उसको ऑटोमेट करने के लिए जो है मारुति सुजुकी के द्वारा जो है डिपार्टमेंट के द्वारा एग्रीमेंट हुआ है। एक इंस्टीट्यूट भी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च जो है वो आपका औरंगाबाद में आपका हुआ है।
एक इंडिया नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है, यानी कि आपको लॉजिस्टिक में एयर हो, रेलवे हो या रोड हो, सब जगह आपको जो है गति इसमें आपको दिख रहा होगा। उसी तरीके से देखिए होता क्या है ना कि एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे सस्ता माध्यम होता है वाटर, फिर जो है आपका होता है रेल, ठीक है, उसके बाद होता है एयर। तो सरकार इसको जो है इस पोटेंशियल को देखते हुए जो है आपका अर्बन वाटर मेट्रो और प्लस जल विकास जो आपका मार्ग प्रोजेक्ट है, दोनों पर बहुत ही तेजी से जो है उसका काम हो रहा है। और ये जो आपका अंडर वाटर जो मेट्रो का काम है वो आपका दीघा घाट पटना से लेके कंगन घाट पटना तक जो है आपका होगा। अब पूरे इंडिया में ये कोची के बाद दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा। वहीं जल विकास मार्ग की अगर आप बात कीजिएगा, आपका जो जो प्रोजेक्ट है नेशनल वाटर वे वन, आपको पता है ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि हल्दिया से लेके वाराणसी को कनेक्ट करता है, तो उसको ही आपको पता है कि उसको कनेक्ट किया जाना है। तो इसी में जो है आपको आपको पता है कि उसी के बीच में आपका बिहार का रीजन भी पड़ेगा, तो वह भी आपको डेवलप होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ई गवर्नेंस की। आज एक ऐसे समय की बात करते हैं जहां पर कि तेजी से जो है मोबाइल से लोग जो है बहुत सारे अपना सरकारी काम जो है होते हुए देखना चाहते हैं। सरकार का फोकस है कि लोग को कहीं मूव ना करना पड़े, घर में सारी जो बेसिक जो भी सर्विसेज है वो मिल जाए। उसके लिए जरूरी है टेली डेंसिटी और प्लस जो है आपका इंटरनेट डेंसिटी। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है एक जो है सुधार की आवश्यकता आपको फील होगी। देखिए बिहार का अगर टेली डेंसिटी की बात कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 57% है। टेली डेंसिटी 57 का मतलब होगा कि 100 लोगों में 57 लोगों के पास मोबाइल है, और उसमें जो है आपको 43% इंटरनेट इंटेंसिटी। तो ऐसे में अगर जबकि इंडिया स्तर पर देखिएगा तो टेली डेंसिटी जो है आपका 85% है। तो यहाँ पर आपको डिजिटल गैप देखने को मिलेगा। जो बिहार का एवरेज है, नेशनल एवरेज है, उसमें आपको गैप देखने को मिलेगा। इसका नुकसान क्या होता है? देखिए एक्चुअली में ई सेवा या ई गवर्नेंस का सबसे अधिक फायदा किसको होना चाहिए? जो सबसे डाउन ट्रोडन है, क्योंकि उन्हीं को तो बहुत सारे कह सकते हैं कि दूर में है, जहां पर कि उनको लॉजिस्टिक का दिक्कत होगा, आने जाने में खर्च होगा बहुत तरीके का। लेकिन ये टेली डेंसिटी आप कह सकते हैं अभी भी 100% नहीं होने के कारण या नेशनल एवरेज से कम होने के कारण ये संभावना है कि जो पहले से जो अर्बन लोग हैं उनको तो पहले से बहुत तरीके का फैसिलिटी मिला हुआ है, और टेली डेंसिटी भी इसी रीजन में ज्यादा होगा। तो जो आप कह सकते हैं रूरल एरिया में है, हिंटरलैंड में है, उनको मिस करने का जो है एक चांस है। क्योंकि नहीं तो क्या होता, कोई दूर भी रहते, अगर ई गवर्नेंस के थ्रू जो है दिया जाना संभव होता तो वह भी इजीली एसेस कर पाते। तो यह एक कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए, और यहाँ पर वर्क करके जो है सर्विस डिलीवरी अच्छा किया जा सकता है। सरकार के द्वारा वेरियस तरीके के ई गवर्नेंस जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे ई कोड। इसमें कोई भी जो है जितना भी न्यायालय है, चाहे आप ग्राम कचहरी हो गया से लेके वेरियस तरीके का, चाहे वो चीज आप वहां पर देख सकते हैं। उसी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर देख लीजिए, जितने भी कोर्ट्स हैं, सीओ, डीसीएलआर, एसडीओ, एडीएम, सबका जो है आपको आज के समय में ऑनलाइन आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो सिविल कोर्ट है उनके भी प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। उसी प्रकार से विद्यालय में देखिए शिक्षा कोष आ गया, जहाँ की आपको कितना खाना खिलाया जाता है, कौन कितने टीचर्स है, सबका अटेंडेंस जो है वहां पर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है आपका भाव्या जिस प्रकार से है अभी आप जाइए किसी हॉस्पिटल में, वहां जो आप कह सकते हैं आपका अब सब ऑनलाइन ही सारा सिस्टम, आपका एंट्री वगैरह सब हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है अभी किया गया है। ठीक है, तो लेकिन इन सभी का नाम जो है आपको तभी फायदा मिल पाएगा जब जो है टेली डेंसिटी बढ़ेगा। उसी तरीके से पंचायती राज में देखिए निश्चय सॉफ्टवेयर जो आपका पोर्टल बनाया गया है, वहां पर क्या है कि आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा स्कीम उस पंचायत में हुआ है, कितना पैसा आवंटन हुआ है, कितना खर्च हुआ है। तो आप कह सकते उसी प्रकार से वेरियस तरीके के जो भी स्कीम्स है, चाहे मनरेगा हो या अन्य जो भी स्कीम्स हो, सभी ऑनलाइन जो है अभी अवेलेबल है। उसी प्रकार से जीविका के लिए एक जो है स्टार्ट किया गया है आपका स्मार्ट दीदी। उसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जितने भी जीविका दीदी हैं, वह एक कह सकते हैं एआई से इनेबल्ड जो है एक चैटबॉट है, वो कुछ भी पूछेंगे तो उनको जवाब देता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका महिलाओं को सेफली ट्रेवल कर सके उनके लिए एक एप्लीकेशन जो है सुरक्षित सबर सुविधा एप्लीकेशन लाया गया। किसी प्रकार का होता तो वहां मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि अगर वो सुरक्षित जो है फील कर सके, वो इन्फॉर्म कर देंगे हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। वो ट्रैकिंग जो है सरकार के जो सिस्टम है उनके द्वारा होता है। उसी प्रकार से आरटीपीएस जो है, जिसमें कि वेरियस तरीके का फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो जातीय आवासीय सर्टिफिकेट हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, सभी का जो है टाइम बाउंड
जो है उसमें है, चाहे या फिर राशन कार्ड बनवाना हो, ये सारे जो है आपको ई गवर्नेंस के पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं पावर सेक्टर की, बात करते हैं। ठीक, कोई भी जो विकास का पैमाना जो रखा गया है उसमें से एक पैरामीटर्स होता है कि अगर किसी राज्य का, किसी कंट्री का, अगर आपका पर कैपिटा अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता है, मतलब कि वहां पर आपको विकास हो रहा है। तो वहीं देखिए कि बिहार में 2012 में 134 किलोवाट आवर अगर आप देखिएगा, तो वो आपका 24 में जाके 374 किलोवाट आवर हो गया। तो यह आपको देखने को मिलेगा कि कंजम्पशन जो है आपका ऑलमोस्ट जो है 3 गुना हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के लिए जरूरी क्या है कि जो हमारा सोर्स है, जो पावर सेक्टर में जो अभी सोर्स है, वो मोस्टली जो है अभी भी थर्मल है। ठीक है, थर्मल अभी भी क्यों रखा गया, उसका कारण क्या है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस है वो देखिए कहीं ना कहीं दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है, जैसे सोलर एनर्जी, कभी बारिश का मौसम हो सकता है या उस तरीके। लेकिन ये क्या होता है, थर्मल जो है आपको एक रिलायबल है, रिलायबल बेस लोड प्रोवाइड करता है, इसी के कारण अभी आपको अभी भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है वह सोलर एनर्जी का ही है। ठीक है, उसके बाद बिहार जो है अपना 1356 मेगावाट जो है अपना खुद से स्टेट ओन्ड एवं अदर जो रिसोर्सेस हैं उनके द्वारा जो है जनरेट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 है, वह टारगेट करता है कि जो आपका अप्रोक्सीमेटली 24 किलो गीगावाट है, 23.9 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करना है। 6.1 गीगावाट आवर जो है आपको एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2029-30 करना। ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आप रख सकते हैं, मेंस में ऐसे भी इन आंसर्स इन पॉइंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सुविधा विहार पोर्टल जो है एप्लीकेशन जो है आपका डेवलप किया गया है। जितने भी कंज्यूमर्स है वहां जाके अपना वो किसी भी प्रकार से नया कनेक्शन लेना है या किस जो है अन्य तरीके को, वो आपका पोर्टल पर जाके उसको कर सकते हैं। बिहार सरकार का देखिए रिन्यूएबल, आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए या अपने एनर्जी तो सोर्सेज को बढ़ाने के लिए दो जो है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी एस्टेब्लिश करने का प्लान जो है आपका है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का पार्टनरशिप जो है आपका एनपीसीआईएल, जो आप देखते हैं कि जितना भी न्यूक्लियर पावर जो इंडिया में चल रहा है उसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी एनपीसीआईएल होते हैं। तो दो आप कह सकते हैं कि वो उनके लीडरशिप में ये एस्टेब्लिश होगा। प्रपोज्ड अभी 3 जगह पर है, एक है शंभुगंज बांका, दूसरा है दरौली सिवान और रजौली नवादा, ये 3 जगह पर है। साथ ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी जो है सुपौल और दरभंगा में इसको जो है आपका स्टेब्लिश किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं रूरल डेवलपमेंट। ये देखें कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग देखें कि अभी भी लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वह जो है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। ठीक है, तो इसलिए अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत ही जरूरी है। और अगर उसमें आप देखिएगा कि जीविका का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका इसके माध्यम से बहुत सारे कह सकते हैं सेल्फ ग्रुप जो है बनाया गया है और लगभग 11 लाख आपका सेल्फ ग्रुप हेल्प ग्रुप बना हुआ। और विलेज लेवल पर आपका जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वीओ फेमसली कहते हैं, या फिर क्लस्टर लेवल जिससे कि सीएलएफ के नाम से जानते हैं, उसमें जीविका जो दीदी होती है उनका ग्रुप होता है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कुछ महिलाएं जो है एक साथ आती है और वो उनको जो है लोन की फैसिलिटी दी जाती है, उस आधार पर वो कुछ काम करती है, प्रॉफिट को भी शेयर किया जाता है। तो वही एक हायरार्की बना हुआ है। आपको बहुत ही पता है कि बहुत ही सफल मॉडल रहा है जीविका का, जिसको कि सेंट्रल लेवल पर आजीविका नाम से भी जो है स्टार्ट कराया गया है। ठीक है, तो अभी आप हर जगह देखिएगा कि बहुत तरीके का इनिशिएटिव जो है जीविका के द्वारा, एनएलआरएम के द्वारा लिया गया, जिसमें दीदी की रसोई बहुत जगह जाइएगा, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर जगह आपको दीदी की रसोई आपको दिख जाएगा, स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में भी दिख जाएगा। या कहीं पर अगर कोई देखेगा, जैसे अभी मेला आने वाला है तो वहां पर भी जो है वो लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है दुकान लगाते हैं। तो उस यानी एम्प्लॉयमेंट जो है किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को मिला और उसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से पशु सखी मॉडल भी है, जो ट्राइबल जो महिलाएं हैं उनको जो है किस प्रकार से जो है स्पेशली ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार से जो है लाइफ स्टॉक का हेल्थ केयर के बारे में जो है ट्रेन किया जा रहा है। उसी तरीके से वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर है, वहां पर जो है वो जाते हैं और जितना भी तरीके का आप कह सकते हैं कि उनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी फॉर्म भरने से लेके
जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, अपडेट अपलोड कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, सब वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर पर वो कर सकते हैं। उसी तरीके से सतत जीविकोपार्जन योजना है, ठीक है, यानी उनको जो है किस प्रकार से, बहुत सारे आप देखिएगा कि बिहार में जो है जब लिकर बैन हुआ था तो स्पेशली उनमें बहुत सारे जो इन्वॉल्व थे ऐसे लोगों को जो है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प किया गया। और कुछ महिलाएं जो है वो उसी में से एक छोटा सा दुकान खेल ओपन करती है, उसमें फिर वो सेल करती है, और वो बहुत सारे लोग जो है इसमें सफल हुए, ठीक है। तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही सक्सेसफुली जो है आपका काम कर रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार बिहार इसके तहत जो है किस प्रकार से जो रूरल एरिया है उसको स्वच्छ रखना उसकी बात की गई है। जो ओपन ओपन डिफिकेशन, एक समय आप लोग देखे होंगे कि जो है किस प्रकार से ओपनली लोग जो है शौच करते थे, वर्तमान समय में या जो है उस तरीके का केस आपको नहीं देखने को मिलेगा, या बहुत ही मिनिमल केस आपको मिल सकते हैं। किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए जरूरी है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट का टॉपिक अगर हम लोग पढ़ें तो बिहार में जो टोटल यूएलबी की संख्या अभी जो है 2025-26 में 264 हो गया। 19 जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपका 18.5% आपका 11 से 15 तक में था, और आपका 21 से 25 तक में 14.4%। तो यह जो है आपका अर्बेनाइजेशन से पटना में की अगर बात करें, अगर तो ये सबसे बड़ा जो है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है आपका बिहार में, और उसके बाद गया का नंबर आता है, फिर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ठीक है। वर्तमान में अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि 11 जो है आपका ग्रीनफील्ड जो टाउनशिप है उसको जो है आपको प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें आप देखे होंगे कि न्यूज में किस प्रकार से जो एरिया जो सरकार के द्वारा एक्वायर किया गया, रैयत का को जो है 55% उनको वापस किया जाएगा, और जो 45% होगा उसमें जो कम्युनिटी के हिसाब से जो चीजें रहेगी वो डेवलप किया जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, रोड का जो कह सकते हैं वाइडनिंग किया जाएगा, ये सारा चीज जो आपका जो है टाउनशिप में किया जाएगा, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 है, उसके तहत बहुत सारे जो सिटीज हैं उनको जो है वेरियस तरीके का ओडीएफ से संबंधित जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड किया गया। उसी प्रकार से पटना में जो है आपका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी आपका जो है चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात जो है, अगर हम लोग देखते हैं इसमें से मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। एक होता है सीडी रेशियो, यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी कि आपका कितना बैंक में डिपॉजिट हुआ और उसमें से कितना क्रेडिट हुआ। क्रेडिट का यहाँ मीनिंग समझिएगा कि कितना लोन दिया गया, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी पैसा बिहार का लोग जमा कर रहे हैं उसमें से कितना पैसा जो है बिहार के लोगों को लोन के रूप में मिल रहा है, यह बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, कि जो डिपॉजिट का अगर आप देखिएगा परसेंटेज, तो वो आपको जो है परसेंटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए बिहार अकेले जो है आपको 2.4% ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट जो है आपको आप यहाँ पर जमा करता है। तो यानी ये यहाँ पर सेविंग्स तो है, लेकिन अगर आप देखिएगा डेटा के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो सीडी रेशियो कमर्शियल बैंक का मात्र जो है आपका 53%, जबकि वहां पर दूसरे जगह का अगर आप नेशनल एवरेज देखिएगा तो 80% है। यानी दूसरे जगह के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो उनको 80 रुपया जो है उनको मिल रहा है, जबकि यहाँ के केस में मात्र आपको 53% जो है आपको मिल रहा है। तो यह यानी यहाँ का पैसा कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जो है इन्वेस्ट हो रहा है, जिसके द्वारा बहुत सारे जो आप चीफ मिनिस्टर, लास्ट चीफ मिनिस्टर भी और वर्तमान चीफ मिनिस्टर भी इसको जो है हाईलाइट करते रहे कि यहाँ जो भी डिपॉजिट है उसको सीडी रेशियो को बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगा या यहाँ के जो इंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसमैन है, वो उसको ग्रोथ कर सके। तो ये आपको जो है ध्यान देने का बात है, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो टॉपिक्स है, इसमें पिछले अगर आप देखिएगा लास्ट 19 ईयर्स में तो बहुत सारा जो है एक्सपेंडिचर जो है आपका बढ़ा है। कहा जाता है कि मोर देन 5 फोल्ड्स जो है पिछला अगर आप देखिएगा उसमें इंक्रीज हुआ है। इसका जो आपको इम्पैक्ट भी जो है आपको आउटकम में देखने को मिलेगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखाते हैं
कि किस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपका बढ़ा है। ठीक है, आपका उसी तरीके से जो है अगर आप देखिए यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो 35 से घट के जो है 23 हो गया है। ठीक है, तो ये उसी तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वह भी जो है आपका घट के 312 से घट के 104 हो गया। यानी जो इन्वेस्टमेंट जो है सोशल सेक्टर में किया गया था, एजुकेशन में, हेल्थ में, उसका इम्पैक्ट जो है आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो बढ़ा उसमें, प्लस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, प्लस मैटरनल मोर्टेलिटी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो हुआ। और इनको सक्सेसफुली करने के लिए वेरियस तरीके का स्कीम्स चलाए गए हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है। सबका पर्पस क्या है कि एक्चुअली में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट जो अधिक होने का कारण यही होता था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होता था। पूर्व के समय में आपको पता है कि जो डिलीवरी होता था वो गांव में ही कुछ जो महिलाएं होती थी वो कर देती थी, उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो माताएं हैं उनका जो है डेथ होता था। तो सरकार का फोकस क्या है कि डिलीवरी जो है 100% जो है मैक्सिमाइज किया जाए इंस्टीट्यूशन में, यानी हॉस्पिटल में किया जाए, ताकि कोई भी जो किसी भी बच्चे का या किसी भी माँ का जो है डेथ ना हो। उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी अगर आप देखिएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है आपको बहुत देखने को मिलेगा। टोटल इनरोलमेंट अगर आप प्राइमरी लेवल की बात कीजिए या सेकेंडरी लेवल की बात कीजिए, दोनों में आपको बढ़ा है। उसी तरीके से SC ST की बात कर ले, वहां भी आपको इनरोलमेंट बढ़ा है। जेंडर गैप जो है स्लोली जो है आपका डिक्लाइन हुआ है। तो यानी जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर सरकार के द्वारा जो है इनिशिएटिव लिए गए उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। पिंक बर्ड्स जो है आपका इनिशिएटिव जो है आपका लिया गया, वो बस उस तरीके का जिसमें सिर्फ वुमेन ओनली जो है आपका ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ये अभी वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया में संचालित। ठीक, उसी तरीके से हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है आपको पता है कि बच्चों को डेवलपमेंट के लिए जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कि जो फर्स्ट क्लास से पहले के जो बच्चे होते हैं उनको जो है यहाँ पर जो है उनको कह सकते हैं प्री स्कूल जो आपका जानकारी दिया जाना है या लर्निंग्स होना है वो वहाँ दिया जाता है। साथ ही उनका जो है विकास अच्छे से हो, ग्रोथ अच्छे से हो, स्टंटिंग के शिकार ना हो, माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो, इसलिए वहां पर जो है बच्चों को जो है उनको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। इवन जो है आपको आंगनबाड़ी के द्वारा जो कह सकते हैं जो लैक्टेटिव मदर होते हैं, यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो माँ धात्री माँ जिसे कहते हैं, या फिर जो है जो प्रेग्नेंट महिला है उनको भी जो है प्रोवाइड कराया जाता है। उनको जो न्यूट्रिएंट्स है सरकार के द्वारा जो निर्धारित है, ताकि उनको किसी दौरान से देखिए कोई बच्चा अगर जब तक वो स्वस्थ नहीं जन्म लेगा तब तक जो है किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर एक बार उसका कोग्निटिव एबिलिटी अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो आप कह सकते हैं उसके भविष्य में जाके स्किल होने की संभावना कम हो जाती है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार का शुरू से फोकस है कि जो भी वुमेन है जो प्रेग्नेंट होती है उस समय से लेके बच्चे के ग्रोथ तक कंप्लीटली जो है सरकार फोकस करती है। और प्री स्कूल के पहले तक का उनके न्यूट्रिशन से लेके उनके लर्निंग तक का ख्याल जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा है आंगनबाड़ी का, इसलिए बजट वगैरह भी आपको जो है बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है आपका जो मनरेगा का भी जो है आपको के तहत बहुत तरीके का स्कीम जो है, क्योंकि उसी के तहत कि हर अगर अब जितना भी पंचायत है सब में एक प्लेग्राउंड बनाएगा ताकि बच्चे जो है खेल सके, उनमें जो है प्रॉपर डेवलपमेंट जो है आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स के प्रति हो, उनका स्वस्थ शरीर हो, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के द्वारा भी जो है आपको किया गया। ठीक है, जितने भी स्कूल है वहां पर भी अभी आप वर्तमान समय में देखिएगा सरकार के द्वारा जो गेम से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स जो है अवेलेबल कराए गए। ठीक है, तो ये आप उसी में जो है एक और स्कीम है मुख्यमंत्री स्कूल सेफ्टी स्कीम। इसका देखिए क्या है कि आपको जो है प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें एनुअल सेफ सैटरडे एक्टिविटी जो है आपका स्कूल्स में कराया जाता है। इसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान इस तरीके से कराया जाता है कि जो
बच्चे हों वो जो है अपने सेफ्टी का जो है ख्याल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका डिसास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जितना भी आपका जो चीज है वो उस टेक्स्ट बुक में जो है शामिल किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है अगर डिसास्टर आता है, चाहे वो अर्थक्वेक आता है या फिर जो है फ्लड आता है, तो किस प्रकार से अपने आप को जो है रेस्पॉन्ड करना है उससे संबंधित जो है ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बार जो है आप देखते होंगे ड्रिल्स भी होते रहता है इससे संबंधित। अब लास्ट टॉपिक जो है आपको इस आधार पर देखते हैं, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर जो आपका मैनेजमेंट है। तो बिहार में आपको पता है कि गंगा रिवर जो है आपका क्रॉस किया है, जो लगभग जो है इसका जो मिट्टी अगर आप कहिएगा बहुत ही फर्टाइल है, और इसकी के कारण क्या होता है कि फ्लड को इसका पॉजिटिव जो है एलुवियल प्लेन से, लेकिन इसके कारण होता क्या है कि यह वल्नरेबल भी हो जाता है, थोड़ा फ्लड का भी संभावना रहता है, ड्राउट भी आ सकता है, अर्थक्वेक के लिए भी जो है एक प्रोन एरिया होता है। ठीक है, तो ये डिसास्टर के लिए भी जो आपका प्लानिंग है यह भी जो है राज्य सरकार का जो है प्राथमिकता पर रहता है, क्योंकि हर साल स्पेशली आप साउथ बिहार में देखिएगा फ्लड का कहीं ना कहीं जो है एक आपका वो चांस बना रहता है। इसलिए उसके डिसास्टर आने के पहले जो तैयारी होना चाहिए वो, प्लस पोस्ट डिसास्टर जो है किस प्रकार से जो चीजें होना चाहिए उस पर भी सरकार का फोकस जो है उसमें। अब इसमें सर्टेन जो है उसमें फॉरेस्ट्री एवं लॉजिंग सेक्टर्स में अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इसमें स्पेशली आपको देखने को यह मिलेगा कि जो लाइवलीहुड जो है आपको SC ST लोगों को इसमें ह्यूज तरीके से आपको जो है मिलता है। ठीक है, और फॉरेस्ट का जो कवर है किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके लिए सरकार के द्वारा जो है लगातार जो है वेरियस तरीके के स्कीम्स जो है आपका किए जाता रहा है। ठीक है, तो यह चीज जो है इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन बजटिंग का इसलिए प्रावधान किया गया, यानी जितना बजट का प्रावधान किया जाता उसके सर्टेन हिस्से को जो है ईयर मार्क कर दिया जाता है कि इसका जो है यूज जो है आप कह सकते हैं ग्रीन बजटिंग, यानी उसके डेवलपमेंट उसमें हो सकता है कि फोरेस्टेशन का काम हो, प्लांटेशन का काम हो, या फिर जो है किसी वाटर बॉडी को जो है रिजनोवेट करने का काम हो। तो ये सारा जो है सरकार का फोकस जो है इसके तहत, उसी के तहत एक फेमस जो है आपका जल जीवन हरियाली अभियान भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका 246 जो है नर्सरी जो है आपका एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यानी कि डिसास्टर से बचने के लिए बिहार को जो जो चीज करना चाहिए उसके लिए, चाहे वो फॉरेस्टेशन से संबंधित हो या फिर फ्लड कंट्रोल से संबंधित हो, उससे संबंधित बजटिंग किया जाता है और उसका प्रावधान बजट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए जो है जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसको जो है आज हम लोग कवर कर लिए। बाकी जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के हिसाब से उतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। तो अगर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा तो वो अगले वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, साथ ही इसमें जो भी आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं उसका लाभ आप उठाइएगा, और इस PDF को आप जो है प्रीलिम्स से लेके मेंस इंटरव्यू तक जो है आप यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत अधिक जो फैक्चुअल डिटेल्स दिए गए हैं उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसी को आपको ध्यान रखना है। जो बहुत सारे क्योंकि कंटेंट थे तो उसको जो है हम उन्हीं तो कंटेंट को आपके साथ डिस्कशन किए जो इम्पोर्टेंट था, और जो स्टूडेंट खुद से जो बाकी फैक्ट्स हैं अगर उसको मेमोराइज करना चाहते हैं, ध्यान रखना चाहते हैं तो स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं, पर वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको उतना डिटेलिंग से चर्चा नहीं किए। जो इम्पोर्टेंट था टॉपिक उसको डिटेल से चर्चा किए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो आप जरूर बताइए, वो हम लोग जो है अपने आने वाले वीडियो में जो है उसको शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।